नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज आपके साथ कोई न्यूज़ नहीं बल्कि व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, और वो भी एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में, क्योंकि आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व फादर्स डे मना रहा है। तो मैंने सोचा कि आप सब के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूं जो आपको झकझोर कर रख दे। कहानी का शीर्षक है आत्मसम्मान। ये कहानी करीब 20 वर्ष पहले लिखी गई थी, इसलिए कहानी सुनते समय या गुनगुनाते समय उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे सुनिएगा और सोचिएगा। कहानी पढ़ते पढ़ते मैं स्वयं कई बार भावुक हो गया हूँ, इसलिए आप उसे अदरवाइज मत लीजिएगा। ये कहानी किसी भी परिवार की हो सकती है और किसी के भी साथ हो सकती है। अब आइए सुनते हैं कहानी आत्मसम्मान। 5 बजे से ही बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। मौसम विभाग ने आज कम से कम 20 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। मैं सोचने लगा कि साल का आखिरी दिन है, शाम के 3 बजे से ही लोग ऑफिसों से अपने घर चले गए होंगे, क्योंकि आज की शाम 7 बजे से ही घर घर में नए साल की पार्टियां होंगी। रेस्टोरेंट और होटलों में तो नए साल के स्वागत में खूब पार्टियां होती हैं। विकास भी ऑफिस से 4 बजे आ गया था। वो मॉन्ट्रियल में किसी बैंक में काम करता था। वो अपनी नौकरी के बारे में मुझसे अधिक बात नहीं करता था। नौकरी उसकी अच्छी ही होगी, क्योंकि वो खूब सूट बूट पहनकर काम पर जाता था और उसने कार भी अच्छी खरीदी हुई थी। घर भी काफ़ी बड़ा है। मॉन्ट्रियल शहर से 15 किलोमीटर दूर डोलॉर्ड नाम के नगर में विकास का 3 मंजिला घर है। ऊपरी मंजिल पर सोने के 3 कमरे हैं। विकास और रमा के कमरे में 2 बाथरूम भी हैं। ये कमरा 8 साल की नंदिनी का है और दूसरा 3 साल के विमल का। विमल घर पर ही रहता है, उसने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है। विमल के जन्म पर ही विकास ने हमें जिद करके ये कहकर भारत से बुला लिया था कि बच्चों को पालने में परेशानी होती है। नंदिनी के होने पर रमा को कुछ महीने काम से छुट्टी मिल गई थी, परंतु उसके बाद उन दोनों को काफ़ी परेशानी हो गई थी। वे नंदिनी को सुबह क्रेश में छोड़ जाते थे और शाम को लौटते वक्त ले आते थे, पर क्रेश चलाने वाली उस औरत को वे हर सप्ताह तकरीबन उतने ही पैसे देते थे जितनी रमा की तनख्वाह थी। फिर भी कम से कम रमा की नौकरी तो बरकरार रहती थी। नौकरी छोड़कर यदि रमा घर बैठे नंदिनी की देखभाल करती तो बाद में उसे नौकरी कहाँ से मिल सकती थी। नंदिनी को क्रेश में छोड़ने पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नंदिनी आए दिन बीमार रहती थी। वहाँ इतने बच्चों के कारण उसे आए दिन खांसी, जुकाम और बुखार रहता था। उसकी बीमारी और कभी कभी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर रमा को आए दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी। कनाडा में नौकरी करने वाले घर पर छोटे बच्चों की बीमारी की समस्या को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। विकास हमारी अकेली संतान है। उसके बाद घर में कोई संतान नहीं जन्मी, इसलिए जब नंदिनी का जन्म हुआ तो हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी पोती को देखने हम यहाँ आ गए और 4-5 महीने मॉन्ट्रियल में रहकर वापस भारत लौट गए थे। पर यहाँ आकर मॉन्ट्रियल से बाहर कहीं गए ही नहीं। इच्छा तो घूमने की थी भी, परंतु छोटे बच्चों के साथ घूमना फिरना कहाँ आसान होता है। और शायद उस समय विकास भी काम की तरफ से काफ़ी तनाव से गुजर रहा था। विकास तो शायद हम दोनों को घुमाने ले भी जाता, परंतु रमा को हमें इधर उधर घुमाने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। विकास के साथ रमा को देखने जब हम लोग पहली बार करोल बाग उसके माता पिता के घर गए थे, तब की रमा और आज की रमा में ज़मीन आसमान का फर्क है। तब वो मूक बनी सिमटी सी याचना कर रही थी, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। और अब हम दोनों उसके घर में आए थे, जिसकी सही मानों में वही मालकिन थी। वो कितनी बदली बदली नजर आई। हमारा बेटा तो उसके हाथों की कठपुतली ही था। वक्त के साथ इंसान भी कितनी जल्दी बदल जाता है। विकास के घर के पहली मंजिल पर एक रसोई और एक ड्राइंग रूम है। काश इस मंजिल पर एक बेडरूम भी होता जिसमें हम रह सकते, क्योंकि उस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना काफ़ी मुश्किल होता है। अब 2 साल से हम विकास के घर के तहखाने में ही रह रहे हैं, जहाँ 2 कमरे हैं और एक बाथरूम है। शायद विकास ने इन्हें हमारे लिए ही सोचकर बनवाया होगा। नंदिनी के होने पर जब पहली बार हम यहाँ आए थे, तब तहखाने में न तो कमरे थे न बाथरूम।
विमल के होने पर जब हम आए थे तब हम भारत से ही बोरिया बिस्तर बांध कर आए थे। उस समय विकास ने अपने घर के तहखाने में 2 कमरे और बाथरूम बनवा लिए थे। नंदनी और विमल के होने पर हमारे रहने का इंतजाम दूसरी मंजिल पर ही था, परंतु जब से विमल 6 महीने का हुआ था रमा ने उसे अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। इसलिए विकास ने हमारा सामान घर के तहखाने में शिफ्ट कर दिया था। शुरू में तो हमें अपना कमरा ठीक नहीं लगा, क्योंकि तहखाने में हमारे कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, जिससे वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता था। दिन में भी बिजली जलानी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे आदत ही पड़ गई। तहखाने में बहुत ही शांति रहती थी, लगता है जैसे हम सारी दुनिया से बेखबर हो गए हैं। कनाडा में अजीब सा रिवाज है कि हर बच्चे को अपना अलग अलग कमरा चाहिए। काश भारत में भी एक ऐसा होता तो शायद हमारा गुजारा ही नहीं हो पाता। शक्ति नगर के उस छोटे से 2 कमरे में के घर में हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। विकास में हमारे साथ शादी के बाद उस 2 कमरे के किराए के मकान में रहा था, और जब नंदनी को लेकर आया था तब तो हमारे साथ ही रहा था, परंतु रमा अधिकतर नंदनी के साथ अपने पीहर ही रही। टीवी पर शाम की 7 बजे की खबरें आ रही थी, जिसमें शराब की दुकानों पर लगी ग्राहकों की लंबी लाइनें दिखाई जा रही थी। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में नए साल का स्वागत करने के लिए लोग लाखों करोड़ों डॉलर शराब पर खर्च कर देते हैं। यानी अमेरिका में नए साल पर लोग शराब पर उतना पैसा खर्च कर देते हैं जितना कि श्रीलंका जैसे देशों का पूरा सालाना बजट भी नहीं होता। हम भारतीय विदेशियों को की अच्छी आदतें तो चाहे सीखे नहीं सीखें, परंतु उनकी गलत आदतें जरूर सीख लेते हैं। विकास और रमा खूब पीते हैं, ये हमें अच्छी तरह मालूम है। हमारे सामने हमारे लिहाज करके तो नहीं पीते, परंतु हमारी पीठ पीछे खूब पीते हैं। रात को जब पार्टियों से आते हैं तो हमें इस बात का एहसास तो अवश्य हो जाता है कि दोनों ही नशे में झूम रहे होते हैं, और फिर दोपहर तक देर तक सोते हैं, कभी कभी 2 बजे तक सोकर उठते हैं। शुरू में तो हम दोपहर का खाना खाने के लिए उनके सोने के उठकर इंतज़ार करते थे कि अब वो सोकर आएँ तो हम साथ में खाना खाएं, पर हम उनके बिना ही अब खाना खा लेते हैं। इतनी देर तक कमला तो इंतजार कर भी ले, पर मुझसे भूखा नहीं रह जाता। फिर दोपहर को देर से खाने से मेरे पेट का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। फिर कमला अपने बेटी बहू का इंतजार करती है कि कब वे उठें, कब उन्हें खाना खिलाएं। हमारे देखते ही देखते हालात बदल गए। जब मेरी और कमला की शादी हुई थी, कमला तब अम्मा और बाबूजी को सेवा में लगी रहती थी। वो अम्मा और बाबूजी को खाना खिलाकर ही खाना खाती थी, पर अब बेटे बहू के लिए तरकारी अलग से रखकर ही खाना खाती है और उनकी प्रतीक्षा करती है कब से दोपहर को सोकर उठकर आएंगे और कब वो उन्हें खाना खिलाएगी। कमला और मैं अक्सर सोचते हैं कि हमने भारत छोड़कर मॉन्ट्रियल में आने का निर्णय सोच समझकर नहीं लिया। अच्छा रहता कि हम भारत में ही पड़े रहते। कम से कम शक्ति नगर में हमारा 2 कमरे का किराए का वो घर तो था। किराए के मकान में आने से मकान मालिक तो बेहद खुश था, क्योंकि बरसों से हम उसके उन 2 कमरों का किराया जो चुका रहे थे। पर अब हमने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हमारी आखिरी सांस बेटे के घर के छत के नीचे ही गुजरे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कम से कम मरने पर हमारी चिता को अग्नि देने हमारे पास हमारा बेटा तो होगा। दिल्ली में होते तो हमारे मरने पर विकास कैसे समय पर अपना फर्ज निभाता, क्योंकि मॉन्ट्रियल से दिल्ली पहुंचने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। 60 साल की उम्र में वैसे तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है, पर आज कमला की तबीयत सवेरे से ही कुछ ढीली चल रही थी। मैंने उससे अस्पताल चलने को कहा तो नहीं मानी। ठीक हो जाऊंगी कल तक कहकर उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और घर के कामकाज में लग गई। 5 बजे रमा अपने ऑफिस से घर आ गई थी और अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। वो 7 बजे ऊपर से आई और खाना खाकर तैयार होने चली गई। वे लोग सपरिवार नए साल की पार्टी में जा रहे थे, पर उसमें हम दोनों शामिल नहीं थे। वैसे भी पार्टियों में वे हमें कभी कभार ही लेकर जाते थे। कनाडा में पार्टियां काफ़ी देर तक चलती हैं। विकास और रमा पार्टी से शायद ही कभी 3-4 बजे से पहले आए हों। हाँ, जब कभी कोई भारत से आए अपने माता पिता को मित्रों से मिलाना चाहता है, तब विकास और रमा अपने साथ हम दोनों को भी लेकर जाते थे। हमें पार्टी में ले जाने में शायद रमा को संकोच होता है, और अगर विकास को भी होता हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान की नसों में बहता खून भी बदल जाता है। 9 बजे विकास, रमा और बच्चे तैयार हो गए। मैं और कमला कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे।
हम लोग जा रहे हैं मम्मी। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का फ़ोन नंबर मैंने फ़ोन के पास लिख कर रख दिया है, ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना, विकास बोला। और मम्मी पापा नए साल आपको मुबारक हो कहता हुआ चला गया। हम दोनों ने विकास और बच्चों को गले से लगाया। रमा कुछ खिसिया सी गई और कुछ कह नहीं पाई। ठीक है, अब तो नए साल में ही मिलेंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, कमला बोली। क्या हुआ मम्मी? डॉक्टर को फ़ोन किया? विकास ने पूछा। नहीं, ठीक हो जाऊंगी, कमला बोली। तबीयत ज़्यादा खराब हो तो फ़ोन कर देना डैडी, विकास बोला। पर रमा के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो अलमारी में से सर्दी के कोट निकाल कर लाई और नंदनी और विमल को बड़बड़ाती हुई पहनाने लगी। विकास, मम्मी की आदत मुझे बहुत ही खराब लगती है। जब भी हम पार्टी में जाते हैं मूड खराब कर देती है। अब आप पार्टी का आनंद कैसे लेंगे जबकि आपको मम्मी की बीमारी का ख्याल आएगा? भारत में उन्होंने खुद तो अपनी ज़िंदगी का आनंद लिया नहीं, अब हमें भी अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाने नहीं दे रहे। धीरे बोलो रमा, मम्मी डैडी सुन लेंगे, विकास दबी जबान से बोला। सुन लेंगे मेरी बला से, मैं कोई उनसे डरती हूँ? मैं भारत की रहने वाली बहू नहीं जो सास की गुलामी करूँ। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। रमा की आवाज़ हम दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वे लोग घर से चले गए थे। अवश्य ही रमा की बकभक कुछ देर तक विकास को सुननी ही पड़ी होगी। मालूम नहीं विकास को तब कैसा महसूस होता है जब रमा हमारे बारे में बेकार की बातें करने लगती है। चाहे हमारे सामने वो चुप रहता है, परंतु उसे समझाने की कोशिश अवश्य करता होगा। आखिर उसकी रगों में हमारा ही खून तो है। खून अवश्य ही रंग लाता होगा, या फिर अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए खून के घूंट पीकर चुप रहता होगा। मैंने सोचा शायद बाहर अभी भी बर्फ पड़ रही है। ये सोचकर मैंने खिड़की के पर्दे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर बर्फ के कारण खिड़की धुंधली हो गई थी, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कें जरूर खराब होंगी। नए साल की पूर्व संध्या होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक भी काफ़ी होगा। रात को नशे की अवस्था में विकास सबके साथ कार ड्राइव करके आएगा, ये सोचकर मेरा मन कांप उठा। कमला को हल्की सी नींद लग गई थी। 10 बज गए थे। अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो सोने चलते हैं, मैंने कमला से कहा। नहीं, सोएंगे तो 12 बजे के बाद ही। पता नहीं नए साल की पूर्व संध्या पर मैं आपके साथ होऊंगी भी कि नहीं, कमला बोली। शुभ शुभ बोलो कमला, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा असली मानो में है ही कौन? कहते हुए मेरे आंसू टपकने लगे, जो कि कमला से छिपे नहीं रहे। पर कमला ने मेरा मन रखने को ये भी नहीं कहा कि हमें किस चीज़ की कमी है। हमारे बहू बेटे तो हमारे साथ हैं। लगभग 11 बजे अचानक कमला को घबराहट हुई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, बोलने में भी उसे परेशानी हो रही थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। मौसम की खराबी के कारण एम्बुलेंस को आने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। ये सोचकर मैंने टेलीफोन के पास रखे कागज़ पर विकास के लिखे नंबर पर फ़ोन किया, पर वहाँ घंटी बजती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद पार्टी के शोरगुल की वजह से किसी ने सुना नहीं था। मैं रिसीवर रखकर कमला की ओर भागा। वो होश में नहीं थी, परंतु उसकी सांसें चल रही थी। कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस वाले ने दरवाजे की घंटी बजाई। कमला को लेकर हम लोग 11 बजे अस्पताल पहुँचे। इमरजेंसी के रिसेप्शन काउंटर पर बैठे क्लार्क ने हैप्पी न्यू ईयर कहकर हमारा स्वागत किया। वे लोग कमला को अंदर ले गए। मैं बाहर बैठा रहा। मैं जल्दी में वो कागज़ भी अपने साथ लाना भूल गया जिसमें विकास ने फ़ोन नंबर लिखा था। तब मुझे अपनी याददाश्त पर बहुत झुंझलाहट हुई, क्योंकि अगर नंबर होता तो मैं विकास को फ़ोन करके बुला लेता। अचानक याद आया कि अस्पताल के पड़ोस में ही विकास के मित्र रहते हैं। क्यों न उन्हें कमला की बीमारी के बारे में खबर कर दूं, ताकि यदि उन्हें पता हो कि विकास आज किसके यहाँ पार्टी में गया है तो वे विकास को बता सकें। पर वे तो शायद खुद भी नए साल मनाने कहीं बाहर गए होंगे। ये सोचकर मैं खामोश रह गया। 1:30 बजे कमला का डॉक्टर भारी कदमों से इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलकर मेरी ओर आया। मुझे मालूम था कि वो मुझसे अब क्या कहेगा। आई एम सॉरी रामकिशोर जी, कमला जी अब इस दुनिया में नहीं। मरते समय वो बिल्कुल शांत थी। हमारे वार्ड में आने के कुछ मिनट बाद ही उनका देहांत हो गया था, और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और बोली, आप यहाँ खामोश बैठकर क्या करेंगे?
अस्पताल की कार आपको आपके घर छोड़ आएगी। अब आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। थोड़ी देर बाद नर्स मेरा हाथ पकड़ मुझे कार तक ले गई। घर पहुंचते पहुंचते 3 बज गए थे। मैं लिविंग कम ड्राइंग रूम में बैठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। अचानक मुझे विकास को फ़ोन करने का ख्याल आया। मैं उठा और फ़ोन मिलाया। कुछ देर तक घंटी बजती रही। इतनी रात गए फ़ोन की घंटी सुनकर शायद उन्हें अच्छा न लगा, सो उन्होंने बताया कि विकास उनकी पार्टी से आधा घंटा पहले निकल चुका था। मैंने सोचा अब तो विकास और रमा आने वाले ही होंगे। थोड़ी देर में विकास और रमा बच्चों के साथ आ गए। रमा विमल को गोदी में लेकर ऊपर बेडरूम में चली गई और नंदिनी उसके पीछे थी। विकास के मुंह से आती शराब की बू कुछ ही देर में घर में फैल गई। वो अलमारी में अपना कोट रख कर लिविंग रूम में आया और बोला, डैडी बहुत रात हो गई, आप भी जाकर सो जाओ। मम्मी से कुछ तो सीखो जो समय पर सो जाती है। विकास मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही सीटी बजाता ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। उन्हें उसकी मां के निधन की सूचना भी नहीं मैं दे पाया। पार्टी के जश्न के कारण या शराब के नशे में वो ये भी भूल गया था कि जब वो पार्टी में जा रहा था तब उसकी मां बीमार थी। मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। मैं सोचने लगा, काश मैं भी विकास की मां की तरह लंबी नींद में सो जाऊं और कभी न उठूं। ये तो अच्छा था कि कमला को आखिरी दिन तक मेरा साथ मिला था, पर जाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उस बेटे बहू के साथ अपने जीवन के बाकी दिन किस तरह आत्मसम्मान के साथ बिता सकूंगा। कहानी आपको कैसी लगी? आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।